तो याद है मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मौका भी है, माल भी है, दस्तूर भी है। ये खान साहब का किसी भी कोई सीज़ फायर के बाद ये चुप रहने का मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है ना 24 घंटे है। जब बहुत ज़्यादा मेरे जैसे अगर उनके पाँव पकड़ लेंगे, सर जी जाने दें ज़रा, थोड़ा सा 1-2 दिन दे दें, 48 घंटे, 48 के बाद अगला घंटा वो नहीं होने देते, दोबारा वो फायर वर्क शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने कहा था, पेशकश की थी, तो बड़े यहाँ शादियाने बजाए गए, बर्फ़ पिघल गई, बस उसके बाद अब मामला सेट हो जाएंगे, खान साहब और फ़ौज के मामला सेटल हो गए, मुलाकातें होंगी। मैंने उस वक्त भी कहा था खान साहब अगर 15-20 दिन चुप रह सकते हैं इस ऑफर के बाद तो यस बर्फ़ पिघल सकती है, लेकिन खान साहब मैंने कहा उनकी रिवायत देखते वो 15-20 दिन उनकी उसमें नहीं है, डीएनए में नहीं है कि वो इतने दिन चुप करके सब्र करें। वो हर बात पे वो कहते बस मैंने भी किसी को बात की है तो फौरी तौर पर इसको एग्जीक्यूशन करें। सो एक तो वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि खान साहब के साथ कोई रब्ता नहीं कर रहा, वो मुसलसल उन्होंने अपने नुमाइंदे भी बनाए, बातचीत का इंदिया भी दिया, वो कहते मैं तो तैयार हूँ कि बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, क्योंकि ये माजी में हमने देखा फ़ोन नहीं सुनने को तैयार थे आर्मी चीफ को, उन्होंने कहा जी मैं तो फ़ोन करता हूँ, मेरी बात ही क्यों नहीं सुनता। सो सारे एंगर और बैड ब्लड एक पास्ट में है। अब खान साहब को एक और महसूस हो रहा है कि जो जेल का अमला चेंज किया गया है तो वो उससे थोड़े से अनकम्फर्टेबल हुए हैं। वो बार बार वही बात कह रहे हैं कि जेल का अमला था वो मेरा वो ख्याल रखते थे, कोई जहर तो नहीं दे रहा, कोई इस तरह का खाना तो नहीं खिला रहा, तो लिहाजा इन्होंने चेंज कर दिया। सो इससे लगता है ये बातें करके खान साहब इनका इल्ज़ाम है कि शायद जेल के हुक्म मिले हुए थे उनको वो कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। भाई आपका तो अदरवाइज तो कोई भी आए कोई भी जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खान साहब का वही है कि नहीं वो जो पिछले थे शायद उन्होंने मुझे जहर से बचाया हुआ था, तो ये जो नए आएंगे ना खुदा ना खास्ता ये मुझे जहर देंगे और अगर देंगे तो फलां लोग जो है जिम्मेदार होंगे। खान साहब की एक और चीज़ मेरा ख्याल थोड़ा सा वो कर रही है, उनको बॉदर करना चाहिए या एक लफ्ज़ में यूज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब फ्रस्ट्रेट कर रही है। तो उन्हें लगता है कि जैसे बांग्लादेश में लोग निकले हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें तहस नहस करके दी हैं, हसीना वाजिद भाग गई है, चीफ जस्टिस साहब को देखा हमने जो वहाँ पे थे उसको पब्लिक मार रही थी, वो पर्चे हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं और कोई नज़र ही नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स आए हैं और उन्होंने सारा बिल्कुल नक्शे बदल दिए। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे लोग, ऐसे क्यों नहीं निकल रहे बगैर बुलाए? या नहीं, खान साहब तो कई दफा कॉल दे चुके हैं वहाँ, तो चलो बगैर बुलाए हैं ना। सो खान साहब आज उनकी गुफ्तगू सुने तो उन्होंने वही वाली बात की कि बांग्लादेश को देखे, बांग्लादेश में ये हुआ, लोग आए, निकल आए, गुस्सा आया, कावड़ है, ये किया। वो बेसिकली इनको भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर मुझे लंबे अरसे के लिए रखा जेल में या मेरे साथ ज्यादतियाँ की या मेरी पार्टी के साथ, लोग इसी तरह गुस्से में निकल आएंगे जैसे बांग्लादेश में निकले। सो वो इनको कंपेरिजन ड्रा करके वो डराते रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। वो आप देखना उनको एक चीज़ का पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो सबसे उनके सेंसिटिव चीज़ है ना, जिससे एस्टेब्लिशमेंट ज़रा वो होती है, एम्बेरस होती है, चलो मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर, एम्बेरस होती है, वो 71 है। इसलिए खान साहब को पता है कि यहाँ पे जख्म है। एक मेरा ख्याल है उस पर देखा नेटफ्लिक्स पे देखा, सूट्स के नाम से एक शो था, तो बड़ी वो खूबसूरत बात करता है, कहता है डॉक्टर उस जगह को ज़्यादा वो प्रेस करता है जहाँ दर्द हो रहा हो, उसको मजीद प्रेस करता है कि पता करने के लिए इंटेंसिटी कितनी है पेन की। तो सेम ये कहा जाता है जहाँ हिटिंग वेयर इट्स हर्टिंग, यहाँ पे भी वही है। उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट को आपने दबाना है ना, प्रेस करना है, एम्बेरस करना है, या इनको कोई सख्त जवाब देना है, 71 की बात करो बिकॉज ऑफ द रीजन जो पूरी कौम के लिए एक एम्बेरसिंग मूवमेंट था, लेकिन वो समझते नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को बार बार करो। सो आप नोट करें खान साहब की हर बात की तान जो है ना कहीं पे 71 के साथ जाके मिलती है, फिर बंगालीज के साथ, फिर शेख मुजीब के साथ, ताज़ा भी बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हुआ। सो ये सारी चीज़ें मिलाते रहते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आती कि लोग क्यों नहीं आ रहे। मैं अगर मैं ना भी कॉल करूँ लोग निकल आए, लोग पंजाब में निकले, केपी में, बलोचिस्तान, उधर आप सिंध में निकले। अब इसके 2-4 फैक्टर्स हैं जिस वजह से नहीं निकल रहे लोग जो हैं। एक तो ये है कि हसीना वाजिद साहब 15 साल से वो हुक्मरान बैठे, 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। इनकम्बेंसी फैक्टर, ये फैक्टर लोग शक्ल देख तंग आ जाते हैं, जितना अच्छा हुक्मरान भी क्यों ना, बादशाह से तंग आ जाते हैं। हमने मिडल ईस्ट में देखा हुआ है कि कुछ वहाँ पे बादशाह हैं जो हैं, हालांकि लोग खुश थे वहाँ पे। लिबिया को देख लें, सबसे बड़ी मिसाल, लोग खुश थे, बड़ा कोई पैसा भी था, सब कुछ था। इवन मिस्र में देख लें तो, लेकिन लोगों ने अपने बादशाहों का बस यार आपकी शक्ल देख के थक गए यार, बस करें, मेहरबानी फरमा साइड, उनको चेंज चाहिए होती है। दूसरा हसीना वाजिद साहिबा ने वहाँ पे कुछ 15-20 अपने अपोनेंट जो थे जमात इस्लामी के थे, खालिदा जिया के, उनको फांसियाँ लगाई हुई थी। फिर जिस टाइट ग्रिप से वो वहाँ पे रूल कर, पिछले इलेक्शन बिल्कुल रिग्ड थे 2024 और उनके अपने हम ही कहते थे कि इलेक्शन मतलब कोई उसमें अपोनेंट बच ही नहीं किया था, पूरी की पूरी पार्टी तकरीबन ये वही थे, या कुछ उसमें आज़ाद लोग थे वो भी कहते थे उन्हें कि हम ही हैं जो आज़ाद, भी उन्होंने एक ड्रामा किया था ताकि लोगों को नजर आना चाहिए। सो पूरी पार्लियामेंट आपने अपने लोगों से भरी हुई थी। फिर वहाँ पे सख्तियाँ हो रही थी जेलों में, कैदों में। सो 15 साल का एक बड़ा इम्पैक्ट था।
या अच्छा, फिर इंडिया का इम्पैक्ट समझा जा रहा था कि हसीना वाजद साहबा जो है उनकी पपेट है इंडिया की, वो वहाँ पे उन पे यहाँ पे अच्छा है या बुरा है, हमारी एक पार्लियामेंट में से 2-3 वज़ीर आज़म निकलते हैं, तो लोगों का फेसेस चेंज होते रहते हैं, 5 साल बाद हुकूमतें अच्छी बुरी जो है ना चेंज होती जाती है, पीपल्स पार्टी चेंज होगी, उसके बाद नवाज लीग चेंज होगी, खान साहब की पार्लियामेंट चेंज होगी, ये चेंज, सो लोगों को वो इनकम्पेंसी फैक्टर हिट नहीं करता, उन्हें लगता है कि चेंज हो रहे। फिर हमारे चैनल कुछ भी कहें, लोग ना माने, या आपके ट्विटर सोशल मीडिया पर अभी भी बात कर सकते हैं, लोगों का कथारसिस हो जाते हैं, लोग हमारी आपकी किसी और की गुफ्तगू सुन के थोड़े से स्टीम निकल जाती है। हाँ। वहाँ बांग्लादेश में काम नहीं हो रहे थे, वहाँ किसी को जरूरत ही नहीं थी कि हसीना वाजिद पे बात करे, पर्चे हो जाते थे। सो खान साहब को वो जो लगता है ना कि कुछ हो नहीं रहा, लिहाजा वो बार बार अपने आप को खतरे में डालते हैं, बुशरा साहबा को डालते हैं कि ना मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कत्ल करने वाले हैं, फलां फलां लोग जिम्मेदार होंगे, कि शायद लोग फौरी तौर पर मुझे बचाने के लिए निकले हैं, बाहर निकलेंगे। जैसे वो लोग तो भुट्टो साहब के लिए निकले थे, लोग आपको वोट देंगे, सपोर्ट देंगे, पैसे देंगे, पावर में ले आएंगे, लेकिन लोग गोलियां खाने के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। वो आपके बंगालियों की तरह जो 300 उन्होंने जाने दी है ना, वो 300 लोगों ने गोलियां भी खाई हैं बेचारे ने, स्टूडेंट्स ने, फैमिलीज रुइन हुई हैं। आपके यहाँ आप कहते थे जलसा नहीं हो रहा, लोग फिर नहीं आते, लोग खड़े रहे ना, अगर उन्होंने ये दिखाने। सो 300 बेचारों ने खून दिया, लहू दिया बंगाली ने, लिहाजा कंपैरिजन बनता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास साहब, और ये पॉइंट जब समझ आएगा वानी पीटीआई को तो प्रॉब्ली उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का अहवाल, जहाँ पे क्लास साहब मौजूद थे। कौमी असेंबली की जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी है उसकी मीटिंग थी, उसमें क्या अहम बातें डिस्कस हुई, क्या फैक्टर्स डिस्कस हुए जो पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं आने दे रहे या नहीं आ सक रही, इसके ऊपर बात करेंगे क्लास साहब से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। क्लास साहब ओवर टू यू। जी बुगटी साहब, जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सरफराज बुगटी साहब बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं यहाँ पे, ये निगरान हुकूमत में। मेरा ख्याल है शायद हमारा शो देख रहे थे तो मुझे बुगटी साहब का एक मैसेज आया, इन्होंने कहा राव भाई आपके कमेंट पे मैं सीरियसली हर्ट हुआ हूँ। तो सर जी, तो हमने रिक्वेस्ट की मैं कि सर आप आ जाएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ज़रूर हमें आप आके करेक्ट करें। तो बुगटी साहब, आप ये मेरे किस कमेंट पे, किस बात पे हर्ट हुए हैं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो दैट इज अ पर्सनल चैट, वो प्रोग्राम में मुनासिब नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी सर। अच्छा, बिकॉज़ वी हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप। सर तो वो आपका एक ओपिनियन है, आपको पूरा हक है। अब बलूचिस्तान के लोगों को ये अख्तियार है कि वो किसको चुने वज़ीर आला। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हम पर भरोसा किया। लेट पीपल ऑफ बलूचिस्तान डिसाइड कि बलूचिस्तान को कौन लीड करेगा। दैट इज अ पर्सनल कमेंट, वो आपके लेट्स टॉक ऑन बलूचिस्तान। यू हैव ऑल द राइट। मैं समझ गया सर, आई गॉट योर ओपिनियन। राइट सर। तो सर, अभी आपको बनाने का यही मकसद था मेरा ख्याल है, और सब उस पर खुश भी हुए थे कि एक बलोच पावरफुल एक मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा। आप यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, पहले भी रहे हैं, वो सेनेटर रहे हैं। तो क्या वजह है सर कि आपके दौर में अभी तक कोई वायलेंस, वो तशद्दुद वो जारी है, कि मामलात को कंट्रोल हैंडल नहीं हो सके सर, वो जिसकी तवक्को थी लोगों को? राव भाई, ये तवक्को बिल्कुल बलूचिस्तान के लोगों को है, और इंशाल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के लोगों के इस तवक्को पे और पाकिस्तान के लोगों के तवक्को पर पूरा जरूर। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, या ये दहशतगर्दी, या ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट, या ये गोरिल्ला वॉरफेयर एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता है, या 2 महीनों में ख़त्म नहीं हो सकता है। ये एक मैस है और एक कंफ्यूजन है पूरे पाकिस्तान में। कि कभी मैंने आपका सारा प्रोग्राम सुना, माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरा और आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि वो अकेला इस पर नहीं बनता। मैं आप किसी दिन डिबेट किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे, आप भी कंफ्यूज हैं। तो आप जैसा बाखबर और पढ़ा लिखा और उस इलाके से नजदीक रहने वाला आदमी भी कंफ्यूज है, तो मैं और किससे गिला करूं।